फ्लूइड प्रेशर पढ़ रहे थे। चलो किसी की याद है बताइए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? बताओ रितिशा। चलो आर्किमिडीज साहब ने क्या बताया? बताओ बताओ जल्दी बताओ। आर्किमिडीज साहब ने क्या बताया? तुम बताओ हर्ष, तुम बताया आयुष। राहुल, रिवाइज नहीं किए ना? तुम बताओ निहित। ठीक है, लेकिन पूरा सेंटेंस तो करोगे, स्टार्टिंग में सिचुएशन तो क्रिएट करोगे कि कब ऐसा होगा। तुम ये बताओगे व्हेन ए बॉडी इज कंप्लीटली और पार्शली इमर्स्ड इनटू ए लिक्विड या फ्लूइड, देन बॉडी फील्स apparent loss in its weight which is equal to the amount of या quantity या volume of water displaced by the, यही बताया था। फिर apparent weight का हमने कल एक एक्सप्रेशन डराइव कराया था, याद है आप लोगों को? apparent weight इक्वल टू क्या गया था आपका? 1 माइनस रो अपॉन m इंटू क्या गया था? बायोन्ड फोर्स का एक्सप्रेशन भी हम लोगों ने डिराइव किया था, याद है? बायोन्ड फोर्स या अपथ्रस्ट, बायोन्ड फोर्स या अपथ्रस्ट का एक्सप्रेशन हम लोगों ने क्या लिखा था? रो अपॉन सिग्मा m इंटू, अगर हमने रो वाटर की डेंसिटी ली है तो वो रो ऊपर है, अगर हमने सिग्मा वाटर की डेंसिटी ली है तो सिग्मा ऊपर है। हाँ वाटर डेंसिटी, जो डेंसिटी कम है उसको ऊपर रखे हैं, जो डेंसिटी ज़्यादा है उसको ज़्यादा वाली डेंसिटी को ऊपर लेके देंगे, तो ये 1 से ज़्यादा आएगा, ये 1 माइनस जो भी करोगे नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो अपने आप में क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, कल समझाया था ये, याद है? अच्छा, हमने बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमने बात की थी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है बताइए ज़रा? 1.013 हाँ, अगर 2 डेसिमल प्लेस तक रखना हो तो 1 atm इक्वल टू, इसको याद रखना दोस्त, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या इसी को क्या लिखेंगे? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आज हम लोग एक प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फिर इस पे जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक डिस्कस किए इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, फिर आगे की टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अपन। ओके डन, चलिए लिखिए, लिख लो जिनको जो लिखना है लिखना है। ये डेटा हमने सब ऑलरेडी बता रखे हैं, हमने प्रेशर कुकर का एग्जांपल लिया था, इसमें डिस्कस किया था, सब बताया था ना इसमें। देखिए आप लोगों को ये लग सकता है कि चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं लगातार पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ, लगातार चीज़ों को देख रहा हूँ, इसलिए आपके लिए क्या ज़रूरी है मुझे पता है। इसलिए जितनी भी चीज़ें यहाँ दे रहे हैं आपके लिए सब काम का है, अननेसेसरी कोई भी चीज़ नहीं दूंगा मैं। लिखा? अभी इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा तुम्हें, क्वेश्चन कराएंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि इतना खास क्यों है। पढ़ाएं, चलें आगे बढ़ें। देखिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, हेडिंग करिए आप, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। कब कोई बॉडी फ्लोट करेगी किसी भी फ्लूइड या लिक्विड के ऊपर? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ बोलो दोस्त। नहीं, उन्होंने वॉल्यूम बताया, डेंसिटी लिया। जब भी किसी बॉडी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, अभी ऑब्वियस सी बात है, दो मटेरियल को अगर हम कांटेक्ट में ला रहे हैं तो उनकी डेंसिटी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। वॉल्यूम इन द सेंस का मतलब मास के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे थे, क्योंकि ये सब तीनों इंटर रिलेटेड है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन, तीनों में से किसी एक की बात कर रहे हैं तो 2 फैक्टर ऑटोमेटिक उसमें। क्लियर हो रही हमारी बात? ऐसे
एक की बात करेंगे तो तीनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, है ना। ठीक, इसीलिए कल वो कॉन्सेप्ट यूज़ किए। लेकिन बेसिकली जो फार्मूला डिराइव किया गया है वो वॉल्यूम के कॉन्टेक्स्ट से। जिसे एक बॉडी हमने अंदर डाल दी, उसका जितना स्पेस है, जितनी कैपेसिटी है, उतना ही वाटर क्या करेगी, वो बाहर। बात हमारी क्लियर हुई। जैसे हमने कहा ग्लास में पानी लीजिए, आप पूरा ग्लास पानी से भरा हुआ है, इसमें एक छोटा सा आप क्या करिए, मार्बल डाल दीजिए, मतलब वो कांच डाल दीजिए, वो कंचा जो आप खेलते हैं गोली वगैरह, थोड़ा सा बड़े साइज़ का वो डाल दो, तो वो उसका जितना वॉल्यूम है वो स्फेरिकल शेप में है, जितना उसका वॉल्यूम है वो जो अंदर गया उतना ही पानी क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा। फिर दोनों के वॉल्यूम को आप मेजर करेंगे ना, तो एग्जैक्ट आपको देखिएगा वही मिलेगा, जो इसका वॉल्यूम है स्फेयर का, जो वो मार्बल आपने डाला अंदर कंचा, वही उस पानी का भी वॉल्यूम आएगा। अब वो किसी भी शेप में डाल सकते हैं। मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर ग्लास का, मतलब कोई रेक्टेंगुलर ग्लास है, आपने डाल दिया, तो उस ग्लास का जो वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम का वाटर क्या हो जाएगा। अब तुम मुझे अपने कॉमन सेंस से बताओ, अगर ग्लास या वो मार्बल अंदर डूब गया तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है। मास डिफरेंट आएगा कि नहीं, जिसकी डेंसिटी वॉल्यूम सेम है लेकिन जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका मास क्या होगा, ज़्यादा है। मेरे दोस्त यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। अरे यार देखो यही, देखो मेरे भाई, हमने कहा ये तीनों इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। एक भी चीज़ समझने में गलती कर दी है, मामला यहीं से गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैं इस पर आज सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट पे, तब आगे बात करेंगे अपन, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पर। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन क्या है। अब हमने कहा जो भी मटेरियल हमने अंदर डाला, जितना उसका वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम का वाटर क्या हो जाएगा, तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। यही हमने समझा है। अब जरा मुझे बताओ, वॉल्यूम सेम हो गया, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन क्या होता है। इसका मतलब मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सबका सेम है, इसका मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका मास। एज सिंपल एज दैट। बात क्लियर हो रही है हमारी, बस इतना ही हमने समझा। डेंसिटी मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, हमेशा होगा। लेकिन अगर ये दोनों वेरी कर रहे हैं तो वॉल्यूम को भी कंसीडर करके देखना पड़ेगा डेंसिटी। जैसे अब वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम घट रहा है, एक केस में क्या हो रहा है, पापा की परी। और जब मैंने कहा जब क्लास में बात हो रही है तो एकदम शांत हो जाओ, बिल्कुल इधर तो बात नहीं करो, नहीं समझ में नहीं आएगा, दोबारा पूछोगे बताएंगे नहीं। ये मुद्दा बहुत जटिल है। अभी तुम्हें आसान लग रहा है ना, इसके बाद वाले क्वेश्चन करोगे तो हवा नहीं लगेगी। सोच रहे हो लिक्विड लिक्विड खेल रहे हैं, पानी पानी रोज़ पी रहे हैं, आज ब्लू है पानी पानी, आएगा नहीं यहाँ। इसलिए कह रहा हूँ इसको सीरियसली देखो। अभी जिसने स्टार्टिंग में पकड़ लिया वो कर ले जाएगा। थोड़ा सा भी चीज़, एक भी कॉन्सेप्ट मिस कर दिए ना तो कुछ भी क्वेश्चन यहाँ बनने वाला नहीं है, समझ गए। इसलिए सीरियसली देखो क्लास को। अब हमने कहा दोनों वेरी कर रहे हैं। जैसे वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया तो मास डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डेंसिटी, या डेंसिटी मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली डिपेंड करेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम भी वेरी कर रहा हो तो, जैसे मास तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो डेंसिटी तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज भी हो सकती है। अगर मास के कंपैरिजन में वॉल्यूम बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहा है तो भले मास इंक्रीज हो रहा है लेकिन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात हमारी समझ में आ रही है। एक कांस्टेंट रखकर दूसरे को वेरी कर रहे हैं, तो जैसे मास को हमने कांस्टेंट रख दिया और वॉल्यूम बढ़ाए जा रहे हैं, तो डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, घटेगी। इनवर्सली देखने को मिलेगा। लेकिन जहां दोनों वेरी कर रहे होंगे तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैसे इंपैक्ट डाल रहे हैं, वो क्या हो रहा है, कौन किस रेट से बढ़ रहा है, कैसे क्या हो रहा है चेंज। रेट ऑफ चेंज से डिसाइड करोगे कि डेंसिटी बढ़ रही है कि घट रही है। यही समझाने की कोशिश कर रहा था। इज दैट क्लियर। अब इसका मतलब जब हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की बात करेंगे, केवल डेंसिटी की बात करेंगे, तो इसका मतलब हम वॉल्यूम को क्या मानकर चलेंगे, सेम मानकर चलेंगे। इसका मतलब मान लेंगे जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी ऑब्वियस सी बात है उसका मास क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो जिसका मास ज्यादा होगा वो आसानी से डूब जाएगा, जिसका मास कम होगा वो क्या होगा, फ्लोट करेगा। क्या होगा वो कंडीशन देखेंगे, वो तीनों इस पर बात होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की हम बात करेंगे। इसमें लिखिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में क्या है। इसमें 3 है, लिखो, लिखिए। पहला, फर्स्ट, वाटर है, इसमें कोई बॉडी है,
स्टार्टिंग में लिखो डेंसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू क्या मान लेते हैं, क्या लिखा था इसके पहले, डेंसिटी ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी इमर्स कर रहे हैं उसकी क्या मान लिया हमने, सिग्मा, और डेंसिटी ऑफ वाटर या फ्लूइड जो भी लिया हमने उसकी क्या डेंसिटी मान लिया जाए, ले लो। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या फिर जो भी लिक्विड हमने लिया है वो क्या है, रो है मान लेते हैं, मान लीजिए वाटर ही है, रो है। पहली सिचुएशन क्या है, देखिए ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, एकदम जहन में सेट कर लो, क्योंकि जिस भी बॉडी या मटेरियल को अंदर डालेंगे अपने वॉल्यूम के बराबर ही वाटर या फ्लूइड को क्या करेगी, वो डिस्प्लेस करेगी। समझ रहे हो ना, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट की बात हो रही है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका मास ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसका वेट भी क्या होगा, बहुत क्लियर है ना। तो राइटर्स अलग अलग तरीके से लिखते हैं बहुत सारे, अब इसको आप तुम देखकर कंफ्यूज मत होना। पहली वाली सिचुएशन हम ले रहे हैं, जैसे ये वाली सिचुएशन देखकर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि बॉडी पूरी तरह से क्या होगा, इसमें डूब गई है, पूरी तरह से डूब गई। इसका मतलब क्या है, जो बॉडी की डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी या फ्लूइड की डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन में पहला वाला केस लिखो, फर्स्ट वाली केस क्या होगा, सिग्मा इज ग्रेटर देन क्या है, रो है। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या फिर वाटर। ये क्या इंप्लाई करेगा, दैट इज वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन वेट ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड के वेट से क्या होगा, ये ज्यादा होगा दोस्त। बस एक टर्म डेंसिटी लिखा रहा है, वेट लिखा रहा है, दोनों का मतलब एक है, मास लिखा रहा है, दोनों का मतलब, सबका मतलब क्या है, एक जैसा ही है। तो इस केस में क्या होगा, देन दिस इंप्लाई व्हाट, बॉडी विल सिंक, डूब जाएगी, वो सीधे नीचे जाएगी। ये पहली सिचुएशन है, ठीक। अब डूब जाएगी इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जो बॉडी का वेट है ना बायोन फोर्स से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, इसलिए उसका इफेक्टिव वेट नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, वो नीचे जाएगा। यहां से क्लियर कर देना, दैट इज वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन बायोन फोर्स, लिख लेना, वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन बायोन फोर्स या थ्रस्ट। अब थ्रस्ट या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोन फोर्स या थ्रस्ट। ये पहली सिचुएशन है। दूसरा, सेकंड में आ जाओ, जब आपका ये सिग्मा इज लेस देन क्या है, रो है, मतलब बॉडी की डेंसिटी। एग्जाम्पल भी सोचते रहना, जैसे जो हमने अभी एग्जाम्पल बताया, इसमें कौन सा एग्जाम्पल आप दे सकते थे, अगर कोई एग्जाम्पल भी लिखना होता तो आप क्या लिखते, जैसे मान लिया वाटर लिया आपने, उसके साथ आप क्या लेंगे, स्टोन ले लिए, ब्रिक्स ले लिया आपने, कुछ भी ले लिए, है ना, एक छोटी सी नीडल ले लिया आपने, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, ठीक है। नीचे लिखिए, फिर आपने लिया सिग्मा इज लेस देन रो, इसका मतलब बॉडी की डेंसिटी उस फ्लूइड के या लिक्विड की डेंसिटी से कम है। तो इस केस में क्या होगा फिर, मतलब वेट ऑफ, हाँ, वेट ऑफ बॉडी इज लेस देन वेट ऑफ फ्लूइड या लिक्विड जो भी है, लिख लो इसको। अब इस केस में बताओ, बॉडी सरफेस पे फ्लोट करेगी या थोड़ा बहुत पोर्शन इसका फ्लूइड में लिक्विड में डूबा होगा, एकदम सरफेस पे पूरी तरह से ऊपर रह के फ्लोट करेगी, समझ रहे हो कि नहीं। तो क्या होगा, हाँ, फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ फ्लूइड या लिक्विड जो भी है, लिक्विड या फ्लूइड के सरफेस पे क्या होगा, फ्लोट करेगी। इसका कोई एग्जांपल बताएं आप हमें, इसका कोई एग्जांपल बताओ, जैसे कोई प्लास्टिक बॉल है, और कोई, एक तुम्हारी शिप है, ठीक है, जो होती नहीं, स्टीमर है तुम्हारी, बहुत सारी एग्जांपल देख रहे हो, बोट देख लो, कुछ भी देखो, जितना स्पेस, जितनी उसकी कैपेसिटी है,
अब देखो उसमें क्या है, तुम सोचोगे कि बहुत भारी होता है, लेकिन वो जितना स्पेस कवर किया हुआ है उतने वॉल्यूम में जो उसमें मटेरियल लगा है, अगर उसकी इफेक्टिव डेंसिटी निकालेंगे तो जो वाटर वो डिस्प्लेस कर रही है उससे क्या होगा, कम आएगा। इसलिए ऊपर क्या होगा, उस दिन हमने इसीलिए क्वेश्चन पूछा था तुमसे कि नदी में तैरना और समुद्र में तैरना, दोनों में कहाँ पर तैरना तुम्हारे लिए ईजियर होगा। समुद्र में तैरना क्यों आसान होगा, क्योंकि समुद्र का जो पानी है, जो वाटर है ना, उसकी डेंसिटी नदी के क्या होगा, ज़्यादा होगा। तुम जानते हो ना, उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है स्वी वाटर की। तो तुम जब स्विम करोगे, अपना हाथ पैर मारोगे तो पानी डिस्प्लेस करते हो, हटाते हो कि नहीं, तभी तो आगे बढ़ते हो। नहीं हटाओ तो फिर देखिएगा क्या होता है, हटाते हैं ना। तो पानी तो तुम उतना ही हटाओगे, लेकिन चूंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका मास ज़्यादा होगा, उसका मास ज़्यादा होगा तो बहुत कम भी हटाओगे तब भी तो आसानी से तुम्हें ऊपर फेंक के रखेगा। और जितना यहाँ बाहर हटाए तुम्हें आगे धक्का दे रहा, वहाँ उतना हटाओगे तो बहुत तेज़ी से आगे फेंकेगा तुम्हें वो। इसलिए मैं कहा समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा क्या होगा, आसान होगा। रीज़न क्या दोगे, सिर्फ कि उसकी सैलिनिटी उसमें ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो जो वहाँ वाटर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उसका मास, उसकी क्या होगी, वेट जो होगा ज़्यादा होगा, तो बहुत ईजिली हम पे क्या होगा, रिएक्टिव फोर्स लगाकर वो ईजिली मुझे आगे धकेल देगा, आगे की तरफ हमें स्विम करने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। ऐसे आप एग्जाम्पल दोगे यहाँ, समझ पा रहे मेरी बात। तो ऐसे एग्जाम्पल दे पाओ। अभी वोटिंग का कह देंगे तो वो भी बोलोगे आप इस तरह से, ठीक है ना। दूसरा लिखो इसमें, तो इसका मतलब इस क्या हो गया, अगर ये पूरी तरह से ऊपर कर रहा है तो इसका मतलब अपथ्रस्ट जो है इसकी वेट से क्या है, ज़्यादा है ना। तो इस केस में लिख लो, लिखना अपथ्रस्ट इज लेस देन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी। अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द बॉडी। इसका कुछ पिक्चर उक्चर बनाकर, इमेज बनाकर ढंग से दिखा देना भैया, इसका बहुत तुम कुछ भी एग्जांपल बना देना, मैं तो अपनी तरफ से जो भी हो सकता है बना दे रहा हूँ। ठीक, चलिए ये है, मान लेते हैं वोट हमारी। ओके, अब तुम लोग नाव अच्छा बना लोगे, मेरे हिसाब से यही है। ठीक, डन। अब इसमें आर्ट की बात नहीं, बस कॉन्सेप्ट दिखा दो, इंप्रेस कर दो, चीज़ों को दिखा दो कि क्या है क्या नहीं। ठीक है भैया, चले आगे बढ़ें, थर्ड वाले केस में आ जाओ। थर्ड वाली सिचुएशन क्या हो सकती है, जब दोनों की डेंसिटी क्या हो, ये मज़ेदार है थोड़ा। इस केस में क्या होगा बताइए, मतलब रो इक्वल टू क्या है, सिग्मा है, मतलब दोनों की डेंसिटी सेम हो जाए तो बताओ इस केस में क्या होगा। हाँ, पार्शियली, मतलब एकदम पार्शियली सिंक होगी, डूबी होगी, और हाफ पोर्शन उसका ऑलमोस्ट क्या होगा, जैसे आइस तुम डाल दो वाटर में तो कितना भी भारी टुकड़ा क्यों ना हो, ऑलमोस्ट सरफेस पे रहता है, लेकिन वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता रहता है। देखा है कभी तुमने, देखा है ना, कभी देखे होगे जरूर। तो इसमें देखो, इस केस में क्या होगा, इसका मतलब दोनों की डेंसिटी क्या हो गई, सेम, मतलब दोनों का वेट, मतलब बायोन फोर्स वेट दोनों क्या हो गए, तीनों मैटर एक साथ देखना, समझ कि नहीं। अगर किसी ने कह दिया नहीं डूब रहा है, इसका मतलब अपथ्रस्ट ज़्यादा है, अपथ्रस्ट ज़्यादा होने का मतलब बायोन फोर्स ज़्यादा है, वेट कम है इफेक्टिवली। या जो वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर रहा है, वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन जो वाटर वो डिस्प्लेस कर रहा है उसकी डेंसिटी इससे क्या है, ये सारे फैक्टर एक साथ तुम्हें देखना पड़ेगा, वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं आपसे। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा। तो इस केस में क्या लिखोगे, दैट इज वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ फ्लूइड। वेट ऑफ फ्लूइड दैट इज, इसी का मतलब क्या हो गया, अपथ्रस्ट इक्वल टू क्या होगा, वेट। अपथ्रस्ट जो होगा तुम्हारा इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। इसमें होगा क्या ये देख लेना, पार्शियली सिंक या संक लिख लो, एंड फ्लोटिंग।
एट सरफेस, या एट सरफेस या जस्ट बिलो द सरफेस लिख दो। जस्ट बिलो द सरफेस। अब इसमें एक्सेप्शन तुम्हें मिल सकते हैं, कभी कभी कुछ पोर्शन दिखाई देता है, कभी कभी में एकदम ना सरफेस से थोड़ा सा ही एकदम नीचे है, एकदम थोड़ा सा नीचे है लेकिन फ्लोट कर रहा है। जैसे रबर की बॉल देखो तुम, अगर डाल दो पानी में जाता है तो क्या होता है, उसका मेजर पोर्शन एकदम पानी में डूबा रहता है, थोड़ा सा पोर्शन ऊपर उठा रहता है, देखो ना इसे फ्लोट करता रहता है। आइस डाल दो वही तो, उसके केस में भी तुम्हें अब उसमें मैटर करता है कि साइज उसका कैसा है ना। लेकिन तुम देखो कि उसका मैक्सिमम पोर्शन नीचे रहेगा, कुछ पोर्शन ऊपर रहेगा, बाकी उसी में क्या होगा, बहुत डूबा तो सरफेस से थोड़ा सा नीचे आएगा, बस उसी पे फ्लोट करता रहेगा। ये सिचुएशन मिलती है, ठीक है, पार्शियली। इसमें क्वेश्चन भी आते हैं दोस्त, ये समझ के रखना तुम। अब देखो सेम अगर हमने वॉल्यूम का वाटर लिया था, एक जगह हमने ग्लास में पानी अभी भी ऐसे रखा हुआ है, इसका कोई एग्जांपल सोच लेना, देख लो, बना देना इसका भी पिक्चर, इसकी भी कोई इमेज बना देना थोड़ा समझने के लिए। ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आजकल एग्जामिनर को बहुत भा रहा है, आप इसको मजाक में न लीजिएगा। क्या बनाऊं इसमें, चलो हम सिंपल एक बॉडी बना देते हैं। कभी कभी ऐसे रहेगा, कभी कभी कुछ पोर्शन ऊपर उठा रहेगा, समझ रहे हो ना, मतलब ये वाला सरफेस थोड़ा सा बस यही सरफेस पे ऐसे टच करता रहेगा, ऐसे ऐसे, ये वाली सिचुएशन मिलेगी। इसको बोलते हैं स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा वर्ड लिखना, बस बना के छोड़ देना, काम खत्म। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में तुम बैठे हो ना, बस इतना बता देना, ये बना के छोड़ दो, बहुत कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। स्कीमेटिक वे ऑफ राइटिंग है ये, हो सकता है तुम्हारे टीचर कभी डिस्कस किए हो। हटाएं इसको, लिख लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग जो अभी तक पढ़े। तो हम लोगों ने नॉर्मली क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉल कराता हूँ, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आएंगे ताकि आपको क्लियर हो। हमने सबसे पहले बात की प्रेशर के एक्सप्रेशन की, अब थ्रस्ट की बात कर ली, थ्रस्ट की बात कर ली, ये सब हो गया। जो फार्मूले पढ़े उसकी देखते हैं। प्रेशर हमने कहा था जो हमारा थ्रस्ट है और उसके किसी भी बॉडी सिस्टम पे जो लग रहा है उसके पर यूनिट एरिया में नॉर्मल फोर्सेस, उसी को क्या कहते थे, प्रेशर। यूनिट इसकी क्या थी, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी देख लिया था। प्रेशर का हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, अगर किसी कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी रो है, h हाइट तक उसमें भरा है, तो एक्सप्रेशन क्या आ गया था, P प्लस रो प्लस जी। अगर हमें एग्जैक्ट इफेक्टिव प्रेशर की बात करनी है, तो इफेक्टिव प्रेशर की बात करनी है ना, तो हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, तो रो जी एच निकलेगा। जैसे मान लीजिए किसी नदी में हम तैर रहे हैं, या कोई भी बॉडी सिस्टम आपकी क्या है, किसी भी फ्लूइड में डूबी हुई है, उस पर हम इफेक्टिव प्रेशर की बात कर रहे हैं या टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं या प्रेशर की बात करेंगे, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमेशा कंसीडर करेंगे। जो भी चीज़ जिस फ्लूइड में डूबी हुई है, उस फ्लूइड के कारण जो प्रेशर लग रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ साथ किसका प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कितना है, 1 atm। 1 atm की वैल्यू हम लोगों ने अभी लिखी, कितनी थी, ये P नॉट कितना आएगा दोस्त, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, या इसी को लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको ध्यान में रखना। अपेरेंट वेट बाय ऑन फोर्स का हमने एक्सप्रेशन यहां पर देखा, आप लोगों से डिस्कस किया। बाय ऑन फोर्स या थ्रस्ट के लिए क्या लिखा हम लोगों ने, अब थ्रस्ट या इसी को हम लोगों ने लिखा बाय ऑन फोर्स। ये आया, अगर हम डेंसिटी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो इसी चीज को क्या लिखा हम लोगों ने, रो अपॉन सिग्मा m इंटू क्या गया जी, अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी ये एक्सप्रेशन आ गया था आपका 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा m इंटू जी। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी। इतने एक्सप्रेशन जो हमने पढ़े अभी, बस प्रेशर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड प्रेशर में, इसी की हेल्प पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आप रेडी हो जाओ, जिनको याद हो ठीक है, जिन्होंने नहीं याद की है एक जगह इकट्ठा लिख लें, फटाफट इस पर इक्वेशन करेंगे। है, बैठो।
चले दोस्त, बोले क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट करो। हटाएं, लिखिए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रेशर ऑन ए स्विमर, फाइंड द प्रेशर ऑन ए स्विमर find the pressure on a swimmer 10 meter below 10 meter below the surface of water of lake, the surface of water of lake, 10 meter below the surface of water of lake, ठीक है। टेक डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर वैसे भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी आप लोग हमें बताइए डेंसिटी ऑफ वाटर कितना था। कुछ जरूरी चीज़ें तो हमेशा याद रहनी चाहिए आपको। टेक डेंसिटी ऑफ वाटर, वो बोल रहा है नहीं भी देता तो आप लेते क्या 1000 kg पर मीटर क्यूब या 10 की पावर 3 kg पर मीटर। अच्छा, इसी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना होता तो, ग्राम पर सेंटीमीटर में लिखना होता तो यही सेम ये क्या था, बताओ सब लोग कन्वर्ट करके मुझे बताओ। इसी डेंसिटी को मुझे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना होता तो कितना आता है ये बताइए। क्या हुआ शिवा, सब खैरियत? निकालिए निकालिए बताओ। अब यही सब चीज़ें है ना, जब क्लासरूम में आप स्टडी नहीं करते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, परेशान होते हैं फिर। चलो भाई बताओ हर्ष, टेन टू द पावर 6 आएगा? तुम बताओ भाई। 10 टू द पावर 4, बहुत बढ़िया। तुम 10 टू द पावर 7? हाँ 4 है, 4 दे क्या? तुम बताओ। अच्छा, ये नहीं लगता कि ये शर्म की बात है, यूनिट चेंज करना नहीं आ रहा है। तुम बताओ शामिल, -3 आना चाहिए। अभी तुम 3 कह रहे थे कथा। अच्छा -3 कह रहे थे, ठीक है। तो तुम बताओ, अब तो आ गए ना। ठीक ठीक ठीक, तुम शरारती लड़के हो। कैसे चेंज किया इसको देखो जरा, मैं दिखाता हूँ। मतलब इतनी दबी आवाज़ में बोलते हो तुम लोग की बात बंद, अगर मान लीजिए इधर भी हो जाए तो बैलेंस हो जाए। बेटा सुनिए, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1 kg में कितने ग्राम? 1000। 10 की पावर 3 तो पहले से ही दिया है ना तुम्हारा, ये 10 की पावर 3 आ गया तुम्हारा। ये किस में हो गया? ग्राम में हो गया। ये माइनस में, इसका मतलब ये नीचे है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 होगा। 100 का मतलब 10 की पावर 2 आते हैं अभी। यही भाई फंसाने की। क्यूब है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? अब ये हो गया सेंटीमीटर का क्यूब। ऊपर 10 की पावर कितना हो गया? यहाँ 10 की पावर कितना हो गया? वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब बताओ आंसर क्या आएगा? पकड़े गए आज। सिंपल सा यूनिट कन्वर्जन है। अगर केजी पर सेंटीमीटर क्यूब निकालना होता ना, तब ये कितना आता? 10 की पावर -3। केजी पर सेंटीमीटर क्यूब निकालना तो यहाँ 10 की पावर 3 होता। केजी वाला केजी में ही रहता। ये 10 की पावर 6 होता, ऊपर जाता क्या जाता? 10 की पावर -3 आ जाता। लेकिन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है तो कन्वर्जन आना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं।
और नहीं आ रहा है तो इस पर ध्यान दो थोड़ा। ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा आंसर चेंज कर देगा। ठीक है, फिलहाल तो मेरा क्वेश्चन यही तक था, वो तो मैंने एडिशनल बता दिया, आना चाहिए। अच्छा चलो एक्सेलरेशन को चेंज करो तुम लोग। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको तुम लोग चेंज करो किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में। करो इसको चेंज करो, इसको बताओ मुझे। चलो एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चेंज करना है इसको किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में। अब सबका एग्जैक्ट आंसर हम लिखेंगे यहाँ कि कौन कैसे कन्वर्ट कर रहा है। यूनिट कन्वर्जन तो आना ही चाहिए भाई। ये हो गया, बताओ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में, मिनट स्क्वायर में क्या करना है, चेंज करना है। बताइए आप एक चीज सीधे सीधे बताओ। नहीं आ रहा है, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके रखो इसको, निकालो। यूज हो जा रहा है कैलकुलेटर भी, मोबाइल भी। हाँ कितना आया, 18 आया, 18 किलोमीटर पर। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं भैया। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज करिएगा तो किससे मल्टीप्लाई करिएगा, -3 से। ये माइनस में है तो नीचे है ना दोस्त, तो ये 60 हो जाएगा। 2 बार है तो 60 60 क्या करना पड़ेगा, तो सेकंड में आएगा ना भाई। ये मिनट को सेकंड को मिनट में करोगे तो 1/60 होगा, लेकिन ये 60 ऊपर जाएगा ना। ऊपर लिखो, इसको ऊपर लिखोगे तो आ जाएगा 60 × 60। वो ये नीचे है, करोगे तो ऊपर जाएगा। ठीक है, अब भैया मल्टीप्लाई करो, ये 2 0 इसके साथ जाएगा तो ये 0.5 कर लो, इंटू 6 इंटू क्या हो गया, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। 36.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर। मतलब इतने भी निकम्मे नहीं हैं हम लोग जितना मैं समझ रहा था। फिलहाल ध्यान रखिए, छोटी चीज़ें हैं लेकिन परेशान कर सकती हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में आते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब मेरा शक गलत साबित हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले का सब निकल गया है, अब जो ताज़ा ताज़ा पढ़ रहे हैं बस वही बच रहा है। तो प्रेशर निकालना है भैया किस पे, उस स्विमर पर। डेंसिटी ये दिया है, जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला जा रहा है। स्मॉल जी की वैल्यू आप ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उस पर प्रेशर की बात किया जा रहा है। अब ध्यान रखना, जब भी प्रेशर कंसीडर करेंगे निकालेंगे तो हमने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें ऐड करना ही करना है। तो प्रेशर का एक्सप्रेशन यहाँ क्या बनेगा, P = P0 + ρg h। हो सकता है, क्यों नहीं। रखो भैया यहाँ, ये क्या रखोगे, P0 कितना होगा, 1.01 × 10⁵ प्लस रो कितना है 10⁵, जी कितना है 10 है, h कितना है 10 है। सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करो, बताओ कितना आएगा।
जल्दी से करो। कितना? ये 1.01 इंटू 10 की पावर प्लस यहाँ ये भी 1 इंटू 10 की पावर बस 5 बनेगा ना, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 वही रहेगा कॉमन। 2 पॉइंट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसी को लिखेंगे पास्कल। प्रेशर है ना, ये प्रेशर है ना, ये प्रेशर की यूनिट क्या होती है, या फिर क्या लिखोगे, ये नहीं भूलना है, ठीक है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन लिखिए, इन अ हाइड्रोलिक मशीन, सेकंड क्वेश्चन ये लिखे, नोट कर लो। बोले, इन ए हाइड्रोलिक मशीन 2 पिस्टन और ऑफ एरिया, लिखो इन ए हाइड्रोलिक मशीन, सेकंड क्वेश्चन है, in a hydraulic machine 2 piston are of area of cross section, 2 piston are area of cross section in the ratio, area of cross section are in the ratio 1:10, 1:10. What force is needed to, what force is needed, what force is needed on the narrow piston, what force is needed on the narrow piston to overcome a force of, to overcome a force of 1000 Newton, to overcome a force of 1000 Newton on the wider piston, on the wider piston. अभी कल ही हम लोगों ने एप्लीकेशन की बात की थी पास्कल्स लॉ की। प्रेशर दोनों एंड पे क्या होगा, सेम होगा। अगर प्रेशर सेम होगा तो मुझे बताओ, अच्छा इसमें कौन सा वाइडर एंड है, कौन सा तुम्हारा थिनर वाला है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन सा स्मॉलर वाला है? जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है वो वाइडर है, जिसका कम होगा वो क्या है? अब जरा बताओ। अगर फोर्सेस की बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है फोर्स F1, यहाँ पर क्या है F2, तो सिंस P1 इक्वल टू क्या होगा, P2 होगा। वाइडर पे कितना उठाना है इसको, 1000 न्यूटन। तो पूछ रहा है कि इस पे कितना फोर्स लगाएं। क्या इसको निकाला जा सकता है? दोनों पे प्रेशर तो इक्वल लगेगा ना, लेकिन एरिया की वजह से चीज़ें क्या होंगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड घटेगा बढ़ेगा। तो P1 इक्वल टू P2 होगा दोस्त। सो F1 अपॉन P1 के लिए क्या होगा, इसके लिए प्रेशर फॉर्मूला होगा P1 अपॉन F1 अपॉन क्या हो जाएगा A1, इसके लिए हो जाएगा F2 अपॉन A2। पूछा जा रहा है आपसे F1, सो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा
A1/A2 इंटू क्या होगा F2। रखो वैल्यू, सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन, ये तो कर लो। ये कितना आया, कितना 10 स्क्वायर। अरे 100 बोलो ना, 10 स्क्वायर क्या होता है 100 बोलेगा आंसर ना। A1/A2 यहाँ से कितना आता, 1/10 आता ना, 1/10। सो ये 1/10, ये हो गया 1000। हम अननेसेसरी वाले क्वेश्चन नहीं कराने चाहते, जो कॉन्सेप्ट तूने पढ़े हैं बस वही डिस्कस कर ले बस। तो देखो 100 न्यूटन का फोर्स लगाकर उसका 10 गुना फोर्स वहाँ पर क्या वेट उठाया जा सकता है। अब क्या करना है, इसके एरिया को और बढ़ा देते तो इतने ही फोर्स से और ज़्यादा वेट को उठाया जा सकता है। समझ रहे हो ना, ये पास्कल साहब का लॉ है। जो लॉ, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं बस उसी को सीखना है, बस वही क्वेश्चंस कराएंगे। समझ रहे हो ना। एक क्वेश्चन लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड एट, लिखिए इसको, नोट कर लो जल्दी से। देखो, फाइंड एट a depth of 1000 meter in a ocean, find at a depth of 1000 meter, a depth of 1000 meter in a ocean, ओशिन, ओरिजिन नहीं ओशिन कह रहा हूँ दोस्त, ओरिजिन सुना क्या तुमने? नहीं, मैं ओशिन बोल रहा हूँ। ठीक है, डैश करके लिखो पहला पॉइंट। एब्सोल्यूट प्रेशर पहला निकालना है तुम्हें, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा? सेकेंड, गॉस प्रेशर क्या होगा, इसका निकालो। ये गॉस प्रेशर, गैस प्रेशर, गॉस प्रेशर जो बोलो तुम। थर्ड लिखो, थर्ड लिखो, फोर्स एक्टिंग ऑन ए विंडो ऑफ एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन ए force acting on a window of area 400 centimeter square, 400 centimeter square, force acting on a window of area 400 centimeter square of a submarine of a submarine whose interior is maintained at sea level atmosphere, at sea level atmosphere। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हें दिया है P0, लिख लो। इस क्वेश्चन में दे रखा है उसने, नहीं भी देता तो आपको पता होना चाहिए। पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, लिख लो उसमें जो है C का 1000 दिया है, या kg पर मीटर क्यूब
चलो पहले वाले का बता दो आंसर, जल्दी से बताओ। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या निकलेगा? वही जो अभी निकाले थे। पहले वाले के आंसर बताओ, इसका सोल्यूशन निकालो फटाफट। फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? पी नॉट प्लस, लिखो फिर, अब मैं सेकेंड और थर्ड वाला तुम्हें बताता हूँ कैसे करना। ठीक है, हाँ बस जी की वैल्यू 10 लेना, जी की वैल्यू भी 10 लेना है। पहले वाले का पार्ट, पहले पार्ट का आंसर बताओ। और भी अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। सबसे पहले पार्ट का आंसर बताओ। कर दो, मैं क्या बताऊं उसमें, कर दो उसी से, बिल्कुल कर दो, बाद में हम चेंज कर लेंगे, क्या इशू है। हाँ, अब ये सब हम बताएंगे। जी जे में ना बोलो, जी जे से जीजा जी भी होता है। चलो, बहुत लोगों को याद रहता है ये सब चीज़ें। बताओ कैप्टन बत्रा। हम बार बार कह रहे हैं, डे 1 से कह रहे हैं कि कैलकुलेशन वाला पोर्शन तुम लोगों का थोड़ा सा वीक है, लगातार इस पे काम करो। और मात खाओगे तुम लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपने कैलकुलेशन से, बाकी इन्फॉर्मेशन तुम्हें सब मिल रही है। समझ गया बाहुबली? करो जल्दी से, बताओ क्या आएगा आंसर। बताओ हांशिका। हाँ, मम्मी आ गई, आ गए, मम्मा आ गए तुम्हारे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जाओ। हाँ चलो नीत बताओ। वाह भाई, 20,000 आ गया। रो कितना है? एच क्या है? 1000 है। चलो भैया, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा था दो क्वांटिटीज़ को तभी ऐड कर पाएंगे जब यूनिट एंड डायमेंशन हमने पढ़ा था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जब दोनों के ऑर्डर क्या हो सेम है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जब दोनों के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम। ये 10 की पावर 5 है, इसको भी 10 की पावर 5 में लिखा जाए तभी बात बनेगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 7 आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर क्या आ जाएगा? 7। तो 10 की पावर 5 ही रहने देने के लिए इसको क्या करेंगे? 100 इंटू 10 की पावर, यही किया जाए ना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी तो ऐड कर पाओगे। अब ये 100 है, ये 101 है, दोनों को ऐड करो कितना आएगा? क्या इतना पास्कल होगा या? अब देख लो, यही सब चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ ना, रियलाइज़ करा रहा हूँ कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो और कहाँ तुम्हारी कमी है। जो समझदार बच्चा होगा इस पे काम करना शुरू करेगा, आप जो बहुत ज़्यादा समझदार होगा इग्नोर कर देगा। चलो, बहुत ज़्यादा समझदार लोगों को अपने ज़्यादा किसी पर भरोसा, अब वही लोग जीवन में धोखा खाता है। गफलत की ज़िंदगी बहुत दिन तक रास नहीं आएगी, एक समय के बाद आपको झटका लगना स्टार्ट हो जाएगा। आ जाएगा, ये क्लियर है। ये गॉस प्रेशर वाला तुम्हें मैं बता दूं, जैसे कोई भी मटेरियल जब तैयार किया जाता है ना, हाँ मैं मैसेज कर दूंगा, 5 मिनट बस, ओनली 5 मिनट। हाँ
अभी सामने मैंने कुछ रिप्लाई किया? मेरा काम तो दूसरा है, मैं बताओ बताओ। ये देखिए, इस पे करके देखिए हो रहा है। ऑप्शन कहाँ दिया है इसमें? ऑप्शन कहाँ से आएगा, वही तो पूछ रहे हैं आपसे, कहाँ से करते हैं? बस इतना कर दीजिए तो हम दूसरा काम करते रहे ना, आपका काम कर देना है। एडिट वाले में देखो। ये रहा एडिट 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 एडिट। वाटर मार्क मोर, हाँ इसमें देगा, ज़रूर देगा, मैं समझ गया। हो गया, इसमें देगा, हम समझ गए। 30 दिन का ट्रायल का है, अभी करिए, तब तक हम इसको एक्टिवेट करने का जुगाड़ करेंगे। ये दिया है ना एक्सपोर्ट कमेटी, चलो ठीक है। अब इसको यूज करिए, 30 दिन तक चलेगा, बाकी जुगाड़ करेंगे। चलो जा सकते हैं। हाँ जो दोस्त आया ये देखो, जब गॉस प्रेशर की बात करोगे ना दोस्त, देखिए यार, जब गेज, ये जो गेज है ना, जो गॉस है, इसके प्रेशर की हम बात करेंगे, तो जो भी ये प्रेशर मेजरमेंट वाले जो तुम्हारे टूल्स होते हैं ना, इनकी बॉडी जो होती है, इनका जो सरफेस होता है, जो मटेरियल यूज़ करते हैं ना, उसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसको, उससे क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, बैलेंस हो जाए। नहीं, जब भी कहीं पर हम कोई प्रेशर मेजर करेंगे तो बार बार उसमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो एग्जैक्ट कितना प्रेशर लग रहा है ये आप मेजर नहीं कर पाओगे, या तो बार बार उसमें से माइनस करो। तो जब हम गॉस प्रेशर की बात करेंगे ना, तो एटमॉस्फेयर वाले प्रेशर को उसमें से क्या कर देंगे, माइनस। इसका मतलब जब हम गॉस प्रेशर की बात करेंगे तो हम ये वाला प्रेशर कंसीडर, क्योंकि उसका जो भी सरफेस बनाए होंगे, जो भी मटेरियल उसमें यूज़ किए हैं, उसकी थिकनेस, उस मटेरियल की जो हार्डनेस है, रिजिडिटी है, इस तरह से हमने रखा है कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके सरफेस पे आके क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब उसकी प्रेशर का इम्पैक्ट उसके अंदर ना पड़े, ताकि एग्जैक्ट प्रेशर जो हम अंदर जाकर मेजर करेंगे वो वही मेजर हो जो वहाँ पर एग्जैक्ट है किसी की डेप्थ में जाने के बाद। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं रहेगा बस। तो इसमें लिखो गॉस प्रेशर में बस ये हटा दो, बाकी मामला यही है। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, लिखो सेकेंड वाले का, लिखो ये तुम्हारा गेज प्रेशर इक्वल टू होगा, गेज प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी में माइनस कर दो, जो चीज़ तुम ऐड किए हो वही माइनस कर दो दोस्त। क्या लिखे थे इसको, जो भी हो माइनस कर दो इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही माइनस कर दो। अरे आया वही, कितना आया, 100 आया था, 101.01 आया था, वही माइनस कर रहे हो तुम। या इसी को क्या लिख देते तुम, 1 × 10⁻⁷ पास, वही तो माइनस करोगे। मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो तुम्हारा ATM लिखे थे, ये चीज़ नहीं रहेगा इसमें, यही माइनस कर दो। या इसी को डायरेक्ट लिखते तो ये फॉर्मूला क्या बनता तुम्हारा, सिर्फ ρg(h) बनता। हमने कहा ना, जो उसका सरफेस डिजाइन किया गया है इस तरह से है कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उससे क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, उसका कोई इंपैक्ट उसके अंदर न पड़े। तो जब उस मटेरियल को हम जो टूल को जहाँ भी ले जाएंगे केवल उसी प्रेशर को मेजर करेगा जो एक्चुअल का अंदर का होगा, समझ गया ना। अब भैया आ जाओ तीसरा में आ जाओ। तीसरा फोर्स की बात कर रहा है, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू, निकालो जिस पे बात कर रहा है, एरिया दिया है, एरिया दिया है, कितना दिया था, प्रेशर निकाल लिया तुमने, 101.01 आया था ना, 101.01 इंटू 10⁵, और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, किससे, 10⁴ से, 10⁴ का स्क्वायर करेगा ना, तो 400 था, मल्टीप्लाई कर दोगे या तो फिर 10⁻⁻⁴ से मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 0.04 होगा। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 404 इंटू 10⁵।
क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिख लो इसको, तुम लोग घर से करके आओगे, लिखो, बोले, लिखो। कैलकुलेट द प्रेशर ऑन ए सर्कुलर एरिया calculate the pressure on a circular area, calculate the pressure on circular area of 100 centimeter square, of 100 centimeter square in a water of 100 meter deep, in a water of 100 meter deep, in a water of 100 meter deep। डेंसिटी वाटर की कितनी लेनी है, 1000 kg पर मीटर, स्मॉल जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो रही है बात हमारी? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग इज, the pressure difference between two floors of a building is, the pressure difference between two floors of a building is 30,000 pascals। the pressure difference between two floors of a building is 30,000 pascal। find the vertical distance between the floors, find the vertical distance between the what फ्लोर्स, मतलब दोनों फ्लोर के बीच की क्या डिस्टेंस है या क्या हाइट है उनके बीच का, ये बताना है तुम्हें। ओके, दोनों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस है वो है। अब डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ क्या लेनी है तुम्हें, वही 1000 जी की वैल्यू क्या लेनी है तुम्हें, वही 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, द एरिया ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज, सिलेंड्रिकल वेसल इज 0.03 मीटर स्क्वायर, 0.03 मीटर स्क्वायर। वाटर डेंसिटी दिया है, देखो वाटर इज पोर्ड इनटू ए, वाटर इज पोर्ड, भाई पोर POUR बस लगा दो, पोर्ड इनटू इट अप टू ए डेप्थ ऑफ, इनटू इट अप टू ए डेप्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट, फर्स्ट थिंग लिखिए इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट प्रेशर, प्रेशर सेकेंड लिखो, थ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द बेसिस, थ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द व्हाट बेसिस, बेसिस जो बेस है। एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, कैलकुलेट द हाइट ऑफ वाटर कॉलम which will exert on its base the same pressure, which will exert on its base the same pressure as the 0.7 meter of mercury column,
सेम प्रेशर एज द 0.7 मीटर ऑफ मरकरी कॉलम। डेंसिटी ऑफ मरकरी दिया हुआ है, लिख लो। डेंसिटी ऑफ मरकरी इज, इसको भी याद रखना, हालांकि क्वेश्चन में दिया जाता है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। अब ये क्वेश्चंस आप लोग करके आइएगा, इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ओके डन, ठीक है, फिर आगे इस पर बात करेंगे।